हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का डे 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेहतरीन टॉपिक, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पेपर में अभी तक या तो आ चुका होगा या बस आने की संभावना है इस प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ये चैप्टर अपने आप में बहुत क्रूशियल है बिकॉज इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है। तो यार ये क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। सो बॉस, पहला टॉपिक जो है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। तो ये के होता क्या है, हाउएवर मैंने न्यूमेरिकल्स में आपको ये बताया भी था, आज थ्योरी और ग्राफ सिखा देता हूं। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा वो मल्टीप्लायर प्रोसेस है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? उसे भी ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो डेफिनेशन मैंने यहां लिख कर रख दी, इट इज डिफाइंड एज मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भाई इन्वेस्टमेंट चेंज करने से कितना ज्यादा इनकम में चेंज आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है। इसका फॉर्मूला एक और है 1/1 माइनस एमपीसी, और इसको हम बोल सकते हैं 1/एमपीएस। तो इन किन्हीं तीन फॉर्मूले से आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी, जितना इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस है। तो चलो एक प्रोसेस समझते हैं, और उस प्रोसेस को समझने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल की शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत आराम से आपको यह टॉपिक समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चल भाई चल शुरू करते हैं। यहां पहला कॉलम बनाया है राउंड ऑफ स्पेंडिंग, राउंड ऑफ स्पेंडिंग। यहां बनाया है डेल्टा आई, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ रहा है। फिर हमने बनाया है डेल्टा सी, मतलब इन चेंज इन कंजम्पशन, देयर बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। चलो ये तीन हमने कॉलम बनाए हैं, और अब इन तीन कॉलम को बनाते समय मैंने एक अजम्पशन लिया है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, अडानी पावर, ठीक है, अडानी लिमिटेड, राइट। तो अडानी लिमिटेड ने क्या सोचा कि यार मेरे को एक नया प्लांट लगाना है और नया प्लांट लगेगा 100 करोड़ रुपए में। तो वो 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, दैट मीन 100 करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और ये इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम कितने मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ने वाली है, इसी को अगर हम सीख लें तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म प्रोसेस। तो एक अज्यूम करते हैं राउंड 1 में अडानी भाई साहब ने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से होगा क्या भाई, अगर 100 करोड़ रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए की तो इनकम जनरेट हो रही होगी। जैसे कि मान लेते हैं मशीनरी खरीदी होगी, लैंड खरीदी होगी, और भी सिस्टम खरीदे होंगे, मतलब कोई भी अपना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो 100 करोड़ रुपए मैं अगर मार्केट में डाल रहा हूं तो 100 करोड़ किसी ना किसी बंदे की तो इनकम है ही है, ठीक है। तो पहले राउंड में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डाली है तो चेंज इन इनकम हो जाएगा 100। तो यहां पर हमने एज्यूम किया है कि डेल्टा आई था 100 करोड़। अब एक और चीज अज्यूम कर रहे हैं कि एमपीसी है 0.8। एमपीसी का 0.8 होने का मतलब यह होता है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा 80% तक अपनी इनकम का कंज्यूम कर लेता है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं अगले राउंड में। राउंड 2 क्या होने वाला है, मैंने बोला किसी बंदे की अगर 100 रुपए इनकम आई तो उसका कंजम्पशन वो कितना कर लेगा, 80%। दैट मींस कितना रुपए कंज्यूम कर लिया, 80 रुपए वो कंज्यूम कर लेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो मैं उसका 80% कंज्यूम कर लेता हूं, तो मैं कितने रुपए कंज्यूम कर लूंगा, 80, और मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20। अब जो मैंने कंज्यूम किया वो किसी और बंदे की इनकम हो जाएगी। लेट्स से मैं सब्जी लेकर आया, ठीक है, सब्जी वाली दुकान से मैंने 80 रुपए की सब्जी ले ली, तो सब्जी वाली की इनकम कितनी हो गई, 80 रुपए। तो सेम वेज 80 रुपीज की इनकम और जनरेट हो गई, ठीक है। अब वो 80 रुपीज जिसके पास पहुंचे इन राउंड 3, वो क्या करेगा, उसका 80% कंज्यूम कर लेगा। दैट मीन 64 रुपीज कंज्यूम कर लेगा। दैट मीन्स ये 64 रुपीज किसी और की इनकम हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। अगर हम एक स्टेप नंबर 4 राउंड 4 भी देख लेते हैं तो वो क्या होगा, 64 किसी की इनकम हुई, उसने इसका 80% कंज्यूम कर लिया, आई गेस 51.2 होगा ये। तो 51
0.2 की और इनकम जनरेट हो गई एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है क्या? ये बार बार चलता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोला जाता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट की और उसका इंपैक्ट मल्टीफोल्ड टाइम्स आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके लास्ट तक अगर आए तो हम कुछ कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। ये स्टेप कई बार फॉलो होते रहेंगे लास्ट में, लेकिन होगा क्या? कितने की इनकम जनरेट हो जाएगी ये निकालना है और कितने का कंजम्पशन जनरेट हो जाएगा ये निकालना है। वो कैसे निकाल सकते हैं? के क्या होता है फॉर्मूला? 1/1 माइनस एमपीसी। के होता है इन्वेस्टमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1/MPC 0.2 है, सॉरी 0.8 है, तो ये आ जाएगा 1/0.2 और ये हटाया और ये आ गया 5। K इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। K का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो ये K 5 है, डेल्टा Y पता लगाना है और डेल्टा I था 100, तो यहां से डेल्टा Y कितना हो जाएगा? 500। क्या सभी बच्चों को ये 500 समझ में आया? डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम टोटल कितनी हो जाएगी? 500। और इनकम का 80% कंजम्पशन होता है, तो 500 का 80% बोले तो 400 रुपए का टोटल कंजम्पशन हो जाएगा। तो यहां से यह समझ में आता है कि अगर 100 रुपए मात्र इकोनॉमी में छोड़े जाएं तो वो इनकम जनरेट कर रहे होंगे 500 की और कंजम्पशन जनरेट कर रहे होंगे 400 का, डिपेंडिंग वी हैव मेड एन अजम्पशन कि एमपीसी 0.8 होगा। आप एमपीसी कुछ और भी अज्यूम करके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते हो और इसी टेबल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके आ जाओगे तो आंखों के रास्ते दिल में उतर जाएगा ये टॉपिक। बात समझ में आ रही है? और अगर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो हमारा एप्लीकेशन फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो डरना क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? ठीक, अच्छा, अब इसी बात पे इस टॉपिक का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी पढ़ना जरूरी है। पिछले सालों में ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी अभी सिलेबस में आ गया है, तो ये भी पढ़ना है। तो चलो भैया चलो, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ सभी बच्चे डायग्राम भी बताऊं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और यहां पर है इनकम। डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और इनकम, ये है आपकी इनकम की लाइन। दिस इज योर इनकम की लाइन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देन अच्छा, इनकम की लाइन को क्या बोलते हो आप? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी। ये मेरी पहले एग्रीगेट डिमांड हुआ करती थी और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? C+I। इसको हमने बोल दिया AD0। अब मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ के ये हो गई, इसको मैंने बोला AD1। तो ये AD1 कैसे हुई? C+I तो थी ही, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, इसीलिए ये एग्रीगेट डिमांड यहां से शिफ्ट होकर ऊपर पहुंच गई है, बिकॉज यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी लोगों की बढ़ जाती है। तो चलो भाई और मार्क करते हैं सारी चीजें। आपको पता है इनकम लाइन बनती है 45 डिग्री के एंगल पर। यहां पहले इक्विलिब्रियम हुआ करता था, Y0 लाइन थी, फिर यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर पहुंच गया Y1 पर, ये E1 हो गया, ये E0 था। ठीक है, ये क्या है लाइन? ये है डेल्टा आई। और दूसरे पेन से बनाता हूं मैं आपको, ये लाइन जरूर देखना। ये क्या है लाइन? ये डेल्टा वाई है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा आई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई और डेल्टा आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, चलो भैया। जनरली होता क्या है, इस वाली एग्रीगेट डिमांड पर C+I जुड़ा होता है। I इज व्हाट? I इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, डिमांड हमारी बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आया है वो डेल्टा आई है।
और डेल्टा वाई और डेल्टा आई डिवाइड कर दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकल कर आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगने की वजह से कितना डिमांड पर इंपैक्ट हुआ है। यही चीज तुमने अभी इसी टेबल से पढ़ी है, कितना इन्वेस्टमेंट की लगने की वजह से कितने डिमांड पर इंपैक्ट आया है, यही तुमने अभी पढ़ा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया, डायग्राम भी क्लियर हो गया है। अब इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो परेशान मत होइएगा। अब आप इस चैप्टर के नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो प्लीज पढ़ें। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो फिर बात करते हैं 1 to 1, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।